हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे? चलिए, तो आपका चैप्टर नंबर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यही चल रहा था भाई। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में कल जो हमने बात की थी वो अपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही थी, है ना। तो मैंने कल इसको आपको थ्योरी लिखा है, उसको नहीं समझाया। तो आज मैं आपको केवल एक नेफ्रॉन मैलपीगी कोष, क्योंकि नेफ्रॉन के हमने भाग देखे और उनमें जो पहला भाग था वो था मैलपीगी कोष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी हम आज संरचना समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से, है ना भाई। तो एक डायग्राम आप बनाते चलो मेरे साथ साथ। देखो एक मिनट रुको, मैं इसका ना बिल्कुल एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने ना। अरे यार ये गड्ढा नहीं बन रहा, एक मिनट रुको। हाँ अब बनाओ, अब हाँ, कोई बात नहीं। मैंने इसको एक्चुअल बनाने की कोशिश कर रहा था आपके सामने भाई। अब बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है अब। है ना, बिल्कुल इस प्रकार। ऐसे अब निचली को आना आप बिल्कुल इसी प्रकार बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल ना। तो ये है हमारी अविवाही धमनिका, यह है अपवाही धमनिका, यह है हमारा ग्लो मेरुलस, और ये है निस्यंद स्तर। ये हैं हमारे
पोडोसाइट, ठीक है भाई। और इसको हम बोल सकते हैं वॉमन संपुट। बना लीजिए पहले आप इसको, है ना। हाँ देखो, एक इसका सुंदर चित्र तो हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये डायग्राम बनाया है ना, वो एक एक्चुअल डायग्राम बनाया है, जो मतलब अंदर से इस प्रकार का होता है, उसको जूम करके। बाकी इसका सुंदर चित्र तो हम देखो बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, डायरेक्ट ही इस प्रकार। बिल्कुल ऐसे, समझ में आ रही मेरी बात। बस इनका हम नामकरण कर सकते हैं ऐसे। तो ये भी एक बॉमन एक मेलपीगी कोष का डायग्राम है, लेकिन ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो बिल्कुल एक एक्चुअल डायग्राम है, जिससे हम इसको कंप्लीट रूप से समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। बस हम जो बात कर रहे हैं वो मेलपीगी कोष की बात कर रहे हैं। तो मेलपीगी कोष जो होता है वह नेफ्रॉन का पहला पार्ट है, जिसके दो भाग होते हैं, या मैं कह सकता हूं कि वह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है बॉमन संपुट और दूसरा भाग होता है ग्लोमेरुलस। क्लियर? पहला भाग बॉमन संपुट और दूसरा भाग ग्लोमेरुलस, जिसे हम केशिका गुच्छ बोल के चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं बॉमन संपुट की, तो आप थ्योरी से मिलाते हुए चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि बॉमन संपुट जो होता है वो एक प्याले नुमा भाग होता है। देख लीजिए, होता है वह बॉमन संपुट। वॉमन संपुट यानी कि वॉमन कैप्सूल एक प्याले नुमा भाग होता है, जिसके अंदर केशिका गुच्छ दशा रहता है। यह जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने बताई ना ग्लोमेरुलस की, ये पता है क्या है? कि यह एक धमनिका है, अविवाहित धमनिका। देखो, सबसे बड़ी होती है महाधमनी। महाधमनी विभाजित होती है धमनियों में, और धमनी विभाजित होती है धमनिकाओं में, और धमनिका विभाजित होती है केशिकाओं में। या मान लीजिए आप धमनिकाओं को ही केशिका के समान मान लीजिए। सबसे छोटी जो धमनी होती है उसे हम धमनिका बोलते हैं। क्लियर? अब यहां पता है क्या होता है? वृक्क में कौन सी धमनी प्रवेश करती है? वृक्क धमनी। कौन सी धमनी? वृक्क धमनी। तो जो वृक्क धमनी है अविवाहित धमनिका में बट गई, तो अविवाहित धमनिका और शाखाओं में बटकर छोटी छोटी धमनिकाएं बनाती हैं। तो अभी आप इसको यूं मानो कि यह एक केशिका गुच्छ है, केशिकाओं का गुच्छा, रुधिर केशिकाओं का गुच्छा, यानी कि धमनिकाओं का गुच्छा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। वॉमन कैप्सूल एक प्यालेनुमा भाग है, जिसमें कौन धसा हुआ है? केशिका गुच्छ धसा हुआ है। मान लीजिए ये प्याला है और इसमें ये गुच्छा जो है केशिकाओं का वो यहां पर प्रेजेंट है, रखा हुआ है एक प्याले में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लाइन, वॉमन कैप्सूल की जो दीवार होती हैं वो पतली और डबल लेयर होती हैं। ये डबल लेयर है, इसके बीच में एक लेयर, और एक ये जो लेयर है वो मैंने आपको बताई है कि इसकी आंतरिक परत में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें पोडोसाइट्स बोला जाता है। अब ये जो पोडोसाइट कोशिकाएं हैं ना, इनका क्या काम है? देखो बात समझो। यह इसकी दीवार है बॉमन कैप्सूल की, ठीक है, और ये जो दीवार है ना, एक तो पतली होगी और डबल लेयर की होगी। अब जो डबल लेयर की ये दीवार है ना, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें हम पोडोसाइट बोल रहे हैं।
एक पदाणु या प्रवर्ध जैसी संरचना है। तो इन प्रवर्ध का या मैं कहूँ पोडोसाइट में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको छोटे छोटे से बीच बीच में छिद्र दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। ये छिद्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो पोडोसाइट होते हैं वो रुधिर केशिका की एंडोथेलियम के साथ मिलकर, अच्छा ये धमनी है मतलब रुधिर केशिका है। और मैं आपको बता दूं कि रुधिर केशिका जो होती है उसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है उसका नाम एंडोथेलियम है। यह परतों के नाम होते हैं ऊतक होते हैं। ये आपके अभी ऊतक का चैप्टर आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा तब, है ना। अच्छा ये आपको दिख रही है, यह एक छोटी केशिका है ना वाहिनी। देखो ये तो एक बड़ी वाहिनी है, ये बड़ी वाहिनी छोटी छोटी वाहिनियों में बट रही है, नहीं बट रही। तो ये जो छोटी छोटी वाहिनी है इनकी जो दीवार है सबसे आंतरिक, इसको मैं बोलता हूं एंडोथेलियम की परत। कौन सी परत? एंडोथेलियम की परत। तो इन सभी एंडोथेलियम की जो परत होती हैं इनमें क्या होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दिख रहे हैं ना आपको, बिल्कुल माइनर से छिद्र, है ना। तो ये छिद्र रहे तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर मतलब बौमन संपुट और केशिका गुच्छ के बीच में एक ऐसी परत बन रही है ना जिससे कोई चीज छन सके? बताओ मुझे, बन रही है नहीं बन रही? ये डीपली नॉलेज की बात चल रही है, मैं आपको बता दूं, ये जनरल बात नहीं चल रही, ठीक है। अब तक तो आपने डायरेक्ट पढ़ लिया कि भाई हाँ ये बौमन कैप्सूल है, इसमें ये छन गया, बस, है ना। याद रहे आपको कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो ब्लड से होता है। किससे होता है? ब्लड से, है ना। तो ये जो रुधिर केशिका है इनमें हमारा जो ब्लड है ना वो फ्लो रहता है, ब्लड घूमता है इनमें, है ना। अब ब्लड में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारी चीज प्रेजेंट होती हैं। मतलब उपयोगी पदार्थ भी और अनुपयोगी पदार्थ भी, वेस्टेज मटेरियल भी। अब हमें मूत्र में किसको बाहर निकालना है? केवल वेस्टेज मटेरियल को निकालना है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर पता क्या सिस्टम है कि जब रुधिर इससे प्रवाहित होता है तो ये जो छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे छिद्र, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन छिद्रों से केवल वेस्टेज मटेरियल ही निकल सकता है। अर्थात आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये नहीं निकल सकती। समझ रहा मेरी बात को? ये छिद्र तो हैं लेकिन इतने बड़े छिद्र नहीं हैं जिनसे आपकी ब्लड सेल्स भी निकल जाएं। अगर ये ब्लड सेल्स भी निकल जाए ना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बीमारी की बात है, ये एक डिजीज है, समझ रहे हैं। लेकिन जनरल कंडीशन में क्या होता है, इन छिद्रों से केवल आपके वेस्टेज मटेरियल कुछ मात्रा में ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि ही निकल सकते हैं। तो बताइए ये इन छिद्रों का होना आवश्यक है कि नहीं, है ना। क्योंकि रुधिर वाला पार्ट तो यहीं पर है केशिका गुच्छ में और इसी से आपको यूरिन बनाना है। तो इसीलिए आपको याद रखना चाहिए कि वोमन कैप्सूल और रुधिर केशिका की एंडोथेलियम दोनों आपस में मिलकर एक निस्यंद परत का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एक ऐसी लेयर बन जाती है जिससे कोई भी चीज आसानी से छन जाए। समझ रहे हैं? निस्यंद का मतलब क्या होता है? छनना होता है। और जब हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि देखेंगे तब भी मैं आप उसको समझाऊंगा, लेकिन वहां पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर, क्योंकि अब आप इसका कंसेप्ट हल्का सा समझ चुके हैं संरचना में। तो दोबारा से देखिए, बौमन कैप्सूल की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे? बौमन कैप्सूल एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसमें डबल लेयर होती हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। इन पोडोसाइट की क्या विशेषताएं कि इनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, क्लियर है। और ये पोडोसाइट रुधिर केशिका की एंडोथेलियम से मिलकर
कौन सी परत बनाती हैं? निस्यंद परत बनाती हैं। यही सेम लाइन हमने ग्लोमेरुलस में भी लिखी है। क्लियर? तो ये बोमन कैप्सूल है केवल। अब बात करते हैं हम अपने केशिका गुच्छ की, ग्लोमेरुलस की। तो आप क्या लिखेंगे कि केशिका गुच्छ बोमन कैप्सूल में दसा रहता है। एक पॉइंट तो यही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अविवाही जो धमनिका है, अविवाही जो धमनिका है, अफरेंट आर्टियोल इसको बोलते हैं और उसको एफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। जब मैं आपको इसको लिखाऊंगा तब इनके इंग्लिश नाम भी लिखा दूंगा क्रियाविधि में ना, समझ रहे हैं? तो अविवाही धमनिका तो क्या करती है कि रक्त को लेके आती है इसमें, और अपवाही जो धमनिका है वो इस रक्त को बाहर ले जाती है। समझ रहे हैं? ये मैंने पॉइंट लिखाया है कि अविवाही धमनिका इसमें यूरिया युक्त रुधिर लाती है, याद रखना, यूरिया युक्त, जबकि अपवाही धमनिका यूरिया रहित रुधिर को लेके जाती है। ठीक है, सुनिए, तो जो यूरिया युक्त रुधिर अविवाही धमनिका लाती है, एक पॉइंट हो गया। फिर इसमें आपको एक पॉइंट और लिखना है कि जो अविवाही धमनिका है जिसका व्यास थोड़ा बड़ा होता है और अपवाही धमनिका जिसका व्यास थोड़ा कम होता है, इसका भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा क्रियाविधि में। अभी तो मैं थ्योरी के हिसाब से चल रहा हूं केवल। ग्लोमेरुलस में पहला पॉइंट क्या था कि यह बोमन कैप्सूल में दसा रहता है था। सेकंड पॉइंट था कि अविवाही धमनिका इसमें रुधिर लाती है और अपवाही धमनिका इस रुधिर को ले जाती है बाहर। क्लियर? नेक्स्ट मैंने लिखा कि अविवाही जो धमनिका है, मान लीजिए ये अविवाही धमनिका है, तो ये अविवाही धमनिका क्या करती है, छोटी छोटी 50 शाखाओं में, किसमें? 50 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अब आप यहां से इस बात को समझें, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? है ना? एक बात आप मुझे बताओ कि ये अविवाही एक धमनिका थी, अब इसको आपने छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड कर दिया। देखो इस प्रकार, अब ये छोटी छोटी माइनर शाखाएं हो गई, है ना, हो गई ना। अब ये आगे चल के और छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो गई, देखो हो रही है ना। तो इस प्रकार आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर धमनिकाओं का एक गुच्छा नहीं बन जाएगा? गुच्छा बन जाएगा ना। तो अविवाही जो धमनिका होती है वो 50 शाखाओं में बटकर छोटी छोटी में यहां पर एक ग्रुप बना लेती हैं। ये ग्रुप यहां पर बन जाता है जो बोमन कैप्सूल में धसा हुआ रहता है। बस उसी ग्रुप को हम ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई कि ग्लोमेरुलस यानी कि केशिका गुच्छ क्या है? कुछ नहीं है, अविवाही धमनिकाओं के छोटी छोटी धमनिकाओं का ग्रुप है बस। कि ये थोड़ी बड़ी धमनिका थी जो छोटी छोटी शाखाओं में बट गई और इनमें से ही एक धमनिका बाहर निकल जाती है जिसको अपवाही धमनिका बोलते हैं। तो बताइए, इसका व्यास तो होगा बड़ा और इस अपवाही का व्यास होगा छोटा। क्लियर बात है? हाँ, ये चीजें आपके आगे भी काम आएंगी जब मैं इसकी क्रियाविधि समझाऊंगा, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन बताऊंगा। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि इस रुधिर केशिकाओं की जो एंडोथीलियम है, मतलब जो आंतरिक परत है, उसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉन के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना। और ये एंडोथीलियम और पोडोसाइट मिलकर निस्यंद परत बनाते हैं। तो वही बात दोबारा से आ गई। तो ये हमारी बात है किसके बारे में? एक मैलपीगी कोष के बारे में। तो आप मुझे बताइए, मैलपीगी कोष में आपको क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल है भाई, मैलपीगी कोष। ठीक है, और जब हम इसकी क्रियाविधि करेंगे तो तब इसको एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो हुआ भाई हमारा मैलपीगी कोष। अब सेकंड आप डाल लीजिए स्रावी
नलिका। स्रावी नलिका में नंबर 1 हेडिंग आप लगाइए फटाफट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है, यानी कि पीसीटी बोला जाता है। लिखने रहा इसको, मैं थ्योरी लिख रहा हूं। यह है कुंडलित नलिका है जो ग्रीवा से जुड़ी रहती है। इसमें घनाकार उपकला परत होती है। घनाकार उपकला से आस्तरित रहती है, और इसमें किस जगह आप यह कर लेना है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें या आप रसांकुर कह सकते हैं, अरे इसमें रसांकुर होते हैं जिससे इसका अवशोषण तल बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, छोटे छोटे से पार्ट हैं ये। पीसीटी हो गया, ये कुंडलित नलिका जो ग्रीवा जुड़ी रहती है, घनाकार उपकला से आश्रित है, और इसमें रसांकुर होते हैं जिससे इसका अवशोषण तल बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉइंट, हेनले लूप, यह पीसीटी व डीसीटी के बीच का यू आकृति का भाग है। इसमें आरोही व अवरोही भुजा होती हैं। फटाफट लिखते चलिए, आज इसको कंप्लीट करना है मुझे। हाँ, अभी जगह है ना, लिख देता हूँ पॉइंट। आरोही व अवरोही भुजा होती हैं। ठीक है, हाँ, यह सल की उपकला से आस्तरित रहता है। ठीक है, एक यहां पर नोट आप इसमें लिखना, नोट, इसको मिटा देता हूं मैं। थ्योरी ही लिखनी है अभी हमें ना, नोट में लिखिए, इसमें नोट करके ऊंट का हेनले लूप बड़ा होता है, जिस कारण इसका मूत्र सांद्र हो जाता है। सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, आप एक बार लिखने पे ध्यान दीजिए ना। सी ए दूरस्थ कुंडलित नलिका, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में बोला जाता है डीसीटी। यह कम कुंडलित नलिका है
यह घनाकार उपकला से आश्रित रहती है। एक बार नोट कर लो, ज़्यादा ही आज फास्ट हो गए ना, कोई बात नहीं, उतार लो जो बच्चे पीछे रह गए हैं आराम से। लिख लो, है ना। हाँ, थोड़ा फास्ट कर दो। अब इसको मिटा दूं। घनाकार उपकला से आश्रित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हेनली लूप की आरोही भुजा से जुड़ी रहती है। इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते। और लास्ट है भाई, संग्राहक नलिका, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे ना, ट्यूब्यूल जिसको सीटी बोलते हैं। तो देखिए, डीसीटी संग्राहक नलिका में खुलती है। कई संग्राहक नलिका आपस में मिलकर एक विलीनाई की वाहिनी बनाती हैं। विलीनाई की वाहिनी बनाती हैं। नेक्स्ट, विलीनाई वाहिनी पेल्विस में खुलती हैं तथा पेल्विस मूत्र वाहिनी में खुलता है। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अभी थ्योरी की बात की है तो मैं आपको बता दूं, कल के दिन अपना लिखने का कोई काम नहीं है, और कल के दिन हम क्या करेंगे, अपने पूरे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को एक डायग्राम बना के दोबारा से समझेंगे, जिसमें हम मैलपीगी कोष को भी पूरी तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आज थोड़े फास्ट में मैंने ये थ्योरी आपको लिखा दी है, आपके नोट्स चल रहे हैं, तो थ्योरी आज आप कंप्लीट कर लीजिए। कल हम इस पूरे को दोबारा से समझेंगे और पूरे कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि एक साथ जब हम कोई चीज़ समझते हैं ना तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो कल की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट अपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आज आप इसको लिख लीजिए, बाकी बातें करेंगे अब कल। ठीक है, नोट कर लेना इसको आराम से ना, लिख लीजिए आराम से।